हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे भारत के प्रमुख किसान आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे आंदोलन हम स्वतंत्रता पूर्व से हुए जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय इतिहास में हमारे किसान आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों और जमींदारों के शोषण और कृषि संकट के प्रति जो किसानों की प्रतिक्रिया थी वह हमारे किसान आंदोलन के रूप में उभरी थी। इन आंदोलनों ने क्या किया, न केवल भारतीय ग्रामीण ग्रामीण भारत को प्रभावित किया, बल्कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया। बात करते हैं हमारे एक एक करके प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। पहला किसान आंदोलन आता है हमारे कौन सा, नील आंदोलन, जिसे इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं। समय की बात करें तो 1859 से 1860 के मध्य हमारे नील आंदोलन चला था। क्षेत्र कौन सा था, बंगाल का। खासकर देखे तो नदिया, मुर्शिदाबाद, जेसोर, खुलना, ढाका, ये वाले क्षेत्र बंगाल के जहां पे हमारा नील आंदोलन चला था। नेता की बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, ये हमारे चौगाछा नदिया के थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने एक समाचार पत्र भी लिखा था, हिंदू पैट्रियट। और दीनबंधु मित्र, जिनका एक नाटक था नील दर्पण। तो ये हमारे इसके नेता थे, दिगंबर विश्वास, विष्णु चरण विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु मित्र। बात करें नील आंदोलन के क्या क्या कारण थे उसकी बात करें तो जो हमारे यूरोपीय बागान मालिक थे, इनके द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों को नील उगाने के लिए बहुत कम कीमत देना। बात करें तो किसानों को जब नील की बिक्री होती थी उसने कीमत कम से कम दी जाती है, जो अक्सर क्या बाजार मूल्य से भी कम हुआ करती थी। किसानों की बात करें तो किसानों को अग्रिम ऋण देके, जिसे हम क्या कहते हैं ददनी प्रथा, इसमें किसानों को अग्रिम रूप से एडवांस में पैसा दे दिया जाता था फसल का। तो इस तरह देकर जाल में फंसा लिया जाता था और उन्हें अन्य जो लाभदायक फसलें होती थी उनको खेती करने से रोक दिया जाता था। बागान मालिकों की बात करें तो बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर शारीरिक अत्याचार और दमन किया गया। बात करें हम इंडिगो मूवमेंट या नील आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, तो किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती करने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हमारे हेमचंद्र रावरकर, उन्होंने एक सरकारी आदेश पढ़ने से उनसे चूक हो जाती है, जिसकी वजह से नील आंदोलन शुरू हो जाता है। ये हमारी कुछ घटनाएं हैं जो इस दौरान हुई थी। उन्होंने नील बागान मालिकों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया और उनसे संबंधित किसी भी चीज का समर्थन करने से साफ साफ मना कर दिया। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने भी लाठियों और जो बर्तन थे उनके साथ विद्रोह में भाग लिया था। आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवियों, मिशनरियों और मुस्लिम किसानों का भी समर्थन मिला था। बात करें किसानों की तो किसानों ने एक नील किसानों का सरकार ने एक नील आयोग, इंडिगो कमीशन का गठन किया, जिसने बागान मालिकों की जातियों को स्वीकार किया और किसानों को नील की खेती न करने का अधिकार दिया। ये वो इच्छा हो तो ना चाहे तो नील की खेती ना करे। दूसरा हमारे विद्रोह आता है हमारे कौन सा, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह होता है हमारा 1873 से 1876 ईस्वी के मध्य। क्षेत्र की बात करें पूर्वी बंगाल, जिसे विशेषकर पाबना जिला है, वहां पे विद्रोह होता है। नेता की बात करें ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल इसके नेता थे। बात करें पावना विद्रोह के क्या क्या कारण थे, कारणों की बात करें तो जमींदारों के द्वारा अवैध रूप से जो अधिक लगान वसूलना, किसानों पर अत्याचार करना, इसके प्रमुख कारण थे। किसानों की जमीन पर मालिकाना हक छीनने का प्रयास किया गया कि किसानों की जो जमीन है उस पर जो मालिकाना हक था किसानों का, उसको छीनने का प्रयास किया गया। 1859 के अधिनियम नंबर 10 के तहत किसानों को प्राप्त जो अधिकार थे, इनको जमींदारों को द्वारा मान्यता नहीं दी गई। बात करें प्रमुख गतिविधियों की तो किसानों ने किसान सभा का गठन किया और किसानों की जमींदारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या क्या अधिक लगान नहीं का नारा दिया और बढ़ी हुई जो दरें थी उन पर लगान देने से इनकार कर दिया कि जो लगान की दरें बढ़ी है हम उतना लगान नहीं देंगे। किसानों ने यूसुफ सराय किसान संघ की स्थापना की। विद्रोह की बात करें तो विद्रोह मुख्य रूप से अहिंसक रहा था, हालांकि कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाएं तो हुई थी। बात करें पाबना आंदोलन की तो पाबना आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि उस समय क्या किसान तो हमारे मुस्लिम थे और जमींदार कौन थे, हिंदू। पाबना किसान आंदोलन की बात करें तो पाबना किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने मांग की थी कि वह महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, बीच में जमींदार नहीं चाहते थे वो। यह आंदोलन मुख्य रूप से कानूनी माध्यमों से चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कुछ हद तक समर्थन किया, क्यों, क्योंकि वे जमींदार को नियंत्रण में रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसानों का थोड़ा बहुत समर्थन किया था। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम ने किसानों को कुछ हद तक राहत प्रदान की थी।
तीसरे आंदोलन की बात करें, तीसरा आंदोलन था हमारा दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह की बात करें तो 1875 में यह विद्रोह किया गया था। क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खासकर देखें तो पुणे, अहमदनगर, सोलापुर ये जिले थे जहां पे दक्कन विद्रोह किया गया था। नेता की बात करते इस आंदोलन का कोई केंद्रीय नेता नहीं रहा था। यह मुख्य रूप से किसानों के द्वारा स्वतः स्फूर्त विद्रोह था कि किसानों ने खुद ही शुरू किया था इसको। कारणों की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अत्यधिक भू राजस्व की मांग की गई। साहूकारों के द्वारा किसानों को शोषण किया गया। कैसे? उच्च ब्याज दरों से ऋण जाल, भूमि पर कब्जे किए गए। तो ये कई तरीके थे जिनके द्वारा साहूकार द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की कीमतों में गिरावट हो जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है और वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। इस आंदोलन के दौरान कौन-कौन सी गतिविधियां हुई? गतिविधियों की बात करें तो किसानों ने साहूकारों के घरों, दुकानों पर हमला किया, उनके बही खाते, ऋण दस्तावेज जला दिए। उन्होंने साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार किया। बात करें आंदोलन की तो यह आंदोलन हिंसक था, लेकिन इसका उद्देश्य जमींदारों या फिर ब्रिटिश सरकार को खड़ फेंकना नहीं था, बल्कि साहूकारों के अत्याचारों से मुक्ति पाना था। सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया, जिससे किसानों को कुछ सुरक्षा तो मिली। अगला आंदोलन आता है हमारा कूका आंदोलन, जिसे हम नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। तो इसकी बात करें तो 1857 के बाद, जब 1857 क्रांति होती है तो उसके बाद से इसकी जड़ें पहले ही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज की बात है। तो 1872 में ये अपनी चरम पर पहुंचा था। बात करें मैं कूका आंदोलन की, इसका क्षेत्र था हमारा हजारा, पंजाब वाला क्षेत्र। नेता थे हमारे सतगुरु बालक सिंह, सतगुरु राम सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो दो नेता थे, सतगुरु बालक सिंह और सतगुरु राम सिंह। हेड कौन थे हमारे? सतगुरु राम सिंह। बात करें कारण की तो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को शुरू करना। और बात करें तो रेहत नामधारी की एक आचार संहिता थी, आप याद रखेंगे। आचार संहिता किसे कहते हैं? कि जो काम करने और रहने की जो नियम होते हैं, किस तरह रहा जाएगा, किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उसे हम कहते हैं आचार संहिता। तो रेहत नाम क्या थी? नामधारी की आचार संहिता थी, उनको कार्य करने की और रहने के लिए जो नियम कानून थे, इसी से देखने को मिलते थे। धीरे धीरे यह ब्रिटिश शासन, उनके कानून और ब्रिटिश समर्थित सरकारों, तो ब्रिटिश समर्थित जमींदारों, साहूकारों के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर कब्जा करने के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी गिरावट भी इसका एक कारण थी। तो हमने ये कुछ कारण देखे इस आंदोलन के शुरू होने के। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो कुकाओं ने ब्रिटिश अदालतों, डाक सेवाओं और रेलवे का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया। सतगुरु राम सिंह ने अहिंसक आंदोलन असहयोग का उपदेश दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने कुछ स्थानों पर हिंसक कार्रवाइयां भी की थी, जैसे हमारे कसाईयों पर हमले, गौ हत्या के खिलाफ। तो इस तरह बहुत सारे कार्य इन्होंने किए थे। 1872 में मालेर कोटला में एक बड़ी हिंसा के बाद सतगुरु राम सिंह को बर्मा निर्वासित कर दिया गया था और कई कुका विद्रोहियों को तोप से भी उड़ा दिया गया था। रंगून में राम सिंह कुका की समाधि आज भी बनी हुई है। अगले आंदोलन की बात करें, अगला आंदोलन था हमारा एका आंदोलन। एका आंदोलन की बात करें 1920-21 में यह आंदोलन हुआ था। क्षेत्र था हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया थे? हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी। नेता की बात करें तो मदारी पासी इसके नेता थे। ये एक निचली जाति के नेता थे और कई छोटे-छोटे किसान नेता भी इसके जुड़े हुए थे। कारण की बात करें तो अत्यधिक लगान की मांग की गई थी, जो 50% तक बढ़ गई थी। तो ये प्रमुख कारणों में से एक था। अगला कारण था हमारा लगान का नकदीकरण, कि नगद में भुगतान किया जाएगा लगान। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। जमींदारों के द्वारा बेदखली की गई, अवैध वसूली जिसे नजराना कहते हैं, और भू राजस्व की वसूली में दमनकारी नीतियां अपनाई गई। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो किसानों ने लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जमींदारों और उनके गुर्गों का, जो उनके चेले चपाटे होते थे, उनका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू किया। आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसान दोनों ने भाग लिया था। हालांकि बाद में इसमें सांप्रदायिक तत्वों का भी प्रवेश हो गया था। बात करें इसके मूल उद्देश्य की, तो इसका मूल उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस से दूरी बनी रही। क्यों? क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व निचले स्तर के नेताओं के हाथ में था, इसलिए महात्मा गांधी और कांग्रेस से दूरी रहे। सरकार ने कठोर दमन करके 1922 तक आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया था। अब हम बात करेंगे अगले विद्रोह की। विद्रोह का नाम है रंपा विद्रोह। रंपा रेवोल्यूशन की बात करें तो 1879 में पहले चरण में और 1922 से 1924 में दूसरे चरण में जो सबसे प्रमुख था रंपा विद्रोह का।
क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। ये हमारे गोदावरी एजेंसी का पहाड़ी और वन क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, जहां ये विद्रोह हुआ था। नेता की बात करें, अल्लूरी सीताराम राजू दूसरे चरण के सबसे प्रमुख नेता थे, अल्लूरी सीताराम राजू। बात करें कारण की, तो ये किसान आंदोलन के क्या कारण थे? औपनिवेशिक वन कानूनों के द्वारा आदिवासियों के जो पारंपरिक वन अधिकार थे, जैसे झूम खेती करना, वन उत्पादों का संग्रह करना, तो इन सब अधिकारों का हनन किया गया था। पुलिस, ठेकेदारों और मनी लेंडर जो साहूकार होते हैं, इनके द्वारा आदिवासियों का शोषण किया गया। जबरन सड़क निर्माण में बेगार मतलब मुफ्त में मजदूरी करवाई गई। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो मुख्य रूप से एक आदिवासी विद्रोह था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह एक गुरिल्ला युद्ध में बदल गया। राजू को चमत्कारिक शक्तियों वाला माना जाता था। विद्रोहियों ने क्या किया? पुलिस थानों पर हमला किया, हथियार लूटे, ब्रिटिश अधिकारियों पर घात लगाकर हमला किया। बात करें आंदोलन की, तो यह आंदोलन 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और मृत्यु के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अगला विद्रोह आता है हमारा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत मूवमेंट की बात करें, समय था हमारा 1914, क्षेत्र तब बिहार, छोटा नागपुर का पठार, जो वर्तमान का कहाँ पड़ता है? झारखंड के अंदर पड़ता है। नेता थे हमारे कौन से? जतरा भगत, जो इसके प्रमुख नेता थे। कारण की बात करें तो जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय, विशेषकर उरांव जनजाति का शोषण किया जा रहा था। आप इसे देख सकते हैं। अगला कारण आता हमारा कौन सा? धार्मिक शुद्धता और एक सामाजिक आर्थिक पहचान की तलाश। पारंपरिक आदिवासी धर्म और जीवन शैली पर औपनिवेशिक प्रभाव, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह या आंदोलन होता है। आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो ये एक धार्मिक और सामाजिक आर्थिक आंदोलन था, जिसमें हमारे अहिंसक प्रतिरोध पर जोर दिया गया था। आदिवासियों ने बेकार मतलब जो मुफ्त में काम करना होता है, उसको मना कर दिया। जमींदारों को लगान देने, चौकीदारी कर और ब्रिटिश सरकार के करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया साफ साफ। उन्होंने शराब और मांसाहार भी त्याग दिया और शुद्धतावादी जीवन शैली अपनाई। बाद में आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया और गांधीवादी तरीकों को इन्होंने अपना लिया था। सरकार ने भी क्या किया? कठोर दमन का प्रयोग किया, लेकिन आंदोलन ने आदिवासियों में आत्मसम्मान और राजनीतिक चेतना जगाई थी। अगला आंदोलन आता हमारा तेभागा आंदोलन। बात करें 1946 में यह आंदोलन होता है। खासकर देखें तो बंगाल वाले क्षेत्र में, विशेषकर उत्तरी और पूर्वी बंगाल में। नेता की बात करते हैं, मुख्य रूप से किसान सभा जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, इसके नेतृत्व में एक संगठित आंदोलन था, जिसमें कई स्थानीय नेता भी उभर कर आए थे। आंदोलन के कारणों की बात करें तो बटाईदार जो जोतदार होते हैं, इनके द्वारा फसल के 2/3 हिस्से की मांग की गई थी। पारंपरिक रूप से उन्हें कुल उपज का केवल आधा हिस्सा मिलता था, जबकि अब वो 2/3 हिस्सा मांग रहे थे। जबकि हमारे जमीन मालिक आधा हिस्सा लेते थे, जोतदार या जमींदार। तो आधा हिस्सा तो वो खुद लेते थे और आधा हिस्सा कौन? मालिक या जोतदार या जमींदार लेते थे। यह आंदोलन फ्लॉड कमीशन 1940 की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने सुझाव दिया था कि बटाईदारों को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। बात करें प्रमुख गतिविधियों की, तो इस आंदोलन में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी? तो बटाईदारों ने फसलों को जमींदारों के खलिहानों में ले जाने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने खलिहानों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि वो 2/3 हिस्सा रख सके। आंदोलन ने क्या किया? व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, जिसमें गरीब किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हो गए थे। कई स्थानों पर तो हिंसक झड़पें भी हुई थी, लेकिन आंदोलन काफी हद तक संगठित, अनुशासित ही रहा था। बात करें तो यद्यपि 1947 में विभाजन और स्वतंत्रता के कारण आंदोलन समाप्त हो गया, इसने बटाईदारों की स्थिति में सुधार के लिए बाद के जो भूमि सुधार है, उनका मार्ग प्रशस्त किया था। अगला आंदोलन आता है हमारा बारदौली आंदोलन। ये हमारे 1928 में हुआ था। जिसकी बात करें, क्षेत्र था हमारा गुजरात, बारदौली तालुका। नेता थे हमारे कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख नेता थे। कारणों की बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा लगान में 22% की अनुचित वृद्धि कर दी गई थी। किसानों की आर्थिक कठिनाइयां और बढ़ी हुई जो लगान चुकाने में उनकी असमर्थता थी। प्रमुख गतिविधियों की बात करें बारदौली आंदोलन की, तो यह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो कुल भी पाटीदार किसान है, इनके द्वारा बारदौली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बारदौली सत्याग्रह में काली प्राज जनजाति के खेतिहर मजदूर भी शामिल हो गए थे। गांधी जी ने 1927 में काली प्राज जनजाति को रानी प्राज की उपाधि दी थी। बात करें किसानों की, तो किसानों ने बढ़ी हुई लगान की दर थी, उनका भुगतान करने से इनकार कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को एकजुट किया और उन्हें क्या किया? आंदोलन के लिए संगठित किया। महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और पटेल जी के पास आके कहती कि आप ही हमारे सरदार हो, और उन्हें सरदार की उपाधि दी।
सरकार ने कठोर दमन का प्रयास किया, लेकिन किसानों की दृढ़ता की वजह से अंततः ब्रूनफील्ड और मैक्सवेल के अधीन एक जांच समिति नियुक्त की गई। जांच समिति ने यह पाया कि लगान वृद्धि अनुचित थी और इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया और यह आंदोलन गांधीवादी तरीकों की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण बन गया। अगला आंदोलन या विद्रोह आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह की बात करें तो 1921 में हुआ था। क्षेत्र था हमारे केरल का मालाबार तट के पास। नेता थे हमारे अली मुस्लियार और वायल कुरहन कुन, कुन, कुनहामदी हाजी। आप याद रखें, अली मुस्लियार और हाजी जी थे, ये हमारे इसके प्रमुख नेता थे। कारणों की बात करें, मालाबार के मोपला जो मुस्लिम किसानों का जमींदारों के द्वारा अत्यधिक लगान, बेदखली और शोषण किया जा रहा था। तो ध्यान रखना, किसान तो हमारे नंबूदरी ब्राह्मण हिंदू थे और जो हमारे किसान थे वो हमारे मुस्लिम थे। तो जमींदार और किसान दोनों के बीच में ये विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियां जिन्होंने जमींदारों को समर्थन किया और मोपलाओं को भूमि विहीन कर दिया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का प्रभाव जिसने क्या किया, मोपलाओं में धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाएं जगा दी थी। बात करें विद्रोह की, तो विद्रोह के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई। तो यह विद्रोह शुरू में किसान केंद्रित था, लेकिन जमींदारों के हिंदू होने और किसानों के मुस्लिम होने के कारण इसमें सांप्रदायिकता का रंग भी आ जाता है। मोपलाओं ने जमींदारों के घरों और ब्रिटिश संस्थानों पर हमला किया। इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और कई हिंदू और ब्रिटिश अधिकारी इसमें मारे जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कठोरता से कुचला, जिसमें हमारे हजारों मोपला मारे गए, कईयों को तो गिरफ्तार भी किया गया। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन की जटिल प्रकृति को दिखाता है, जहां हमारे आर्थिक और राजनीतिक कारणों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कारक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमने किसान आंदोलन के बारे में देखा। तो ये किसान आंदोलन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय ग्रामीण भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास के किसान आंदोलनों को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।